अस्सलाम वालेकुम। बेटा F9 में ये जो क्वेश्चन है पास पेपर का ही सवाल है ऑफ कोर्स। इसमें जो एग्जामिनर ने टॉपिक एग्जामिन किए उसने लीज और बाय डिसीजन पूछा आपसे। उसने बेसिकली एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल को पूछा है इसमें। और इन एडिशन टू दैट एग्जामिनर ने ये भी इस सवाल में पूछा था कि व्हाई एनपीवी इज बेटर देन आईआरआर। तो आइएगा इस सवाल को पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए का पॉइंट वन देखें। Assuming that new machine is operated for 3-year period, evaluate whether Malini company should use leasing or borrowing as a source of finance. Of course हम उसी source of finance पे जाएंगे जो हमारे लिए cheaper होगा, जिसकी नेगेटिव एनपीवी कम होगी वही हमारे लिए cheaper source of finance है, उसको हम ऑप्ट कर लेंगे। ए के वन के लिए पढ़ते हैं सवाल। Malini company is considering the acquisition of a new machine with an operating life 3 years. The new machine could be leased for a 3 payments, 55,000 payable annually in advance. इसका मतलब है T0, T1 और T2. Alternatively, the machine could be purchased 1,60,000 using a bank loan at an interest rate 8% per year. If the machine is purchased, अगर हम मशीन को परचेज करते हैं, Malini company will incur मेंटेनेंस कॉस्ट आपको 8,000 पर ईयर की बेयर करनी पड़ेगी, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ ऑपरेशन। मेंटेनेंस कॉस्ट आप T1, T2 और T3 में बेयर करेंगे। स्क्रैप वैल्यू 40,000 होगी एट द एंड ऑफ ईयर 3। इसमें सिर्फ इस पॉइंट को एक मिनट के लिए देखें, वो कहता है इग्नोर टैक्सेशन। ये बड़ा काम का पॉइंट है। सिंस एग्जामिनर कह रहा है इग्नोर टैक्सेशन, लिहाजा हम बेसिकली लीज और बाय डिसीजन के अंदर जो KD 1-T हम इस्तेमाल करते हैं, हम बैंक का लोन लेते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को 1-T करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपका डिस्काउंट फैक्टर सिर्फ 8% ही रहेगा। उसकी वजह ये कि एग्जामिनर खुद स्पेसिफिकली आपसे कह रहा है कि आपने टैक्सेशन को इग्नोर करना है। अब जाहिर सी बात है, जब हम टैक्सेशन को ही इग्नोर कर रहे हैं, व्हेन वी आर इग्नोरिंग टैक्सेशन, तो हमारे कैश फ्लोज बिफोर टैक्स होंगे। जब कैश फ्लोज बिफोर टैक्स होंगे तो लॉजिकली हमारा डिस्काउंट रेट भी क्या होना चाहिए, बिफोर टैक्स। तो हम 8% को 1-T नहीं करेंगे। अब सिंस हम 8% को 1-T नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बाय डिसीजन के अंदर हम जो टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंसेस निकालते हैं वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। वो कैलकुलेशन इसलिए परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि टैक्स को इग्नोर करने को एग्जामिनर कह रहा है। इसी तरह से मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से जो टैक्स सेव होता है, हम उस टैक्स सेविंग को शो नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि टैक्स इग्नोर को एग्जामिनर कह रहा है। तो बेटा आइएगा ए का वन पहले सॉल्व करते हैं, इसको एक्सेल भी लेके चलते हैं। क्या ख्याल है? ये सही है सर जी, नेक ख्याल है। चलो फिर चलते हैं एक्सेल पे ही चलते हैं, क्या ख्याल है? लेट्स गो टू एक्सेल। अच्छा इसको ले लेते हैं हम। बेसिकली पार्ट ए का वन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। सिंपली लीज डिसीजन, हम लीज डिसीजन की एनपीवी निकालेंगे। टाइम 0, 1 और 2, दैट्स इट। एनुअल पेमेंट्स ले लेंगे। बेटा एनुअल पेमेंट्स 55,000 है। एडवांस की वजह से 012 आ रहा है, स्पेशली एडवांस की वजह से 0। ओ जज्बात में आ गए सर आप। सर इतना भी एडवांस नहीं है जितना आपने इसको कर रखा है, ऐसा ही है बॉस। ये सिंपली हमारी एनुअल पेमेंट्स आ गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट 8%। डिस्काउंट रेट 8% ले लेंगे। 1 डिवाइड बाय 1.08 की पावर दिस। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, इट इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब पे अपनी 2 वीडियोस इस टॉपिक पे डाली हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस ले लेते हैं। बल्कि एक और
चलें ले लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, वरना एक और काम भी किया जा सकता था। चलें ले लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ एक और काम क्या किया जा सकता था। सिंपली गो फॉर द ऑप्शन ऑफ ड्रैग। आपके पास एनपीवी आ जाएगी, आप सिंपली सम का फॉर्मूला यूज करें एंड यू विल गेट योर एनपीवी। और हम उसी ऑप्शन पे जाएंगे जहां नेगेटिव एनपीवी कम होगी। तो लीज की जो एनपीवी आ रही है 1,53,080 आ रही है। नाउ लेट्स गो फॉर बोरिंग। एनपीवी ऑफ बोरिंग निकाल लेते हैं या बाय डिसीजन। एनपीवी ऑफ बाय डिसीजन, हम बेसिकली बाय करते ही बोरो करके T0, 1, 2 और 3। अब बेटा 0 पे आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 0 पे आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो है हमारे पास दैट इज 1,60,000। मेंटेनेंस कॉस्ट ले लेंगे, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ले लेते हैं जी विच इज 8,000। स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी थर्ड ईयर में 40,000। रेजिडुअल वैल्यू आ गई 40,000। ओके, नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज की बात करेंगे तो इसे ले लेंगे आप। इसे भी ले लें ताकि हम एक लिंक क्रिएट हो चुका है तो हम ड्रैग करके काम चला सकते। चले मैं आपको जो बताना चाह रहा था उस पर चलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट फैक्टर इज 8%। आप यहाँ पे लिखें 8%, लिख दिया भाई। अब हम सिंपली एनपीवी निकाल सकते हैं। एनपीवी, आप एनपीवी के फंक्शन को लेके बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एनपीवी के फंक्शन को लेके एनपीवी कैसे आएगी, चलें चेक करते हैं। हमने लिखा एनपीवी, अब ये जस्ट आप ये डिस्काउंट फैक्टर लें 8%, कॉमा ये सारे कैश फ्लोस ले लें। ये जर्नल की वजह से मसला आ रहा है, इसको करेंसी करते हैं। ओ जस्ट अ मिनट। तो सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली एनपीवी का फंक्शन यूज किया और एक एनपीवी कैलकुलेट कर ली। ये नेगेटिव साइन आ रही है, डॉलर की साइन आ गई। ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपके पास जो बोरिंग है वो चीपर है एज कम्पेयर टू लीज, क्योंकि बोरिंग की एनपीवी जो है वो बेसिकली कम नेगेटिव है, वो 1,48,000 है, और जो लीज की एनपीवी थी वो ज्यादा नेगेटिव है। तो ये भी एक तरीका है आपका एनपीवी कैलकुलेट करने का कि आप एनपीवी का क्या करें, डायरेक्टली फंक्शन यूज कर लें जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, गिवन है आपको F9 में, आप इसकी टेंशन ना लें। एनपीवी का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं ये पार्ट भी, अच्छा इसमें डिसीजन लिख देते हैं, यहीं भी डिसीजन लिख देते हैं। इसको बता देते हैं जी कंपनी should borrow and buy the machine because borrowing is cheaper than leasing. So borrowing cheaper है जी than leasing, तो आप borrowing पे चले। अच्छा ए का 2 देखें, वो कह रहा है यूज अ डिस्काउंट रेट 10%, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड ऑपरेटिंग द मशीन फॉर बोथ 3 years and 4 years। हम मशीन को 3 साल तक इस्तेमाल करें तो आप बताएं इसका एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या होगी, 4 साल इस्तेमाल करें तो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या होगी, रेकमेंड विच रिप्लेसमेंट इंटरवल शुड बी अडॉप्टेड। ऑफ कोर्स हम वही रिप्लेसमेंट साइकिल लेंगे जहां हमारी एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट कम आएगी। अब ये पैराग्राफ पढ़ें जो हमने इग्नोर किया हुआ था।
Malini company's production manager estimates that if maintenance routines were upgraded, the new machine could be operated for a period of 4 years. And with maintenance cost increasing 12,000 per year payable at the end of each year of operation. If operated 4 years, the machine scrap value will be 11,000. A very important point. अगर हम मेंटेनेंस को थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं और 12,000 पर ईयर बेयर करते हैं तो हम इसको 4 साल तक यूज कर पाएंगे मशीन को, लेकिन आपकी स्क्रैप वैल्यू फिर 40,000 नहीं होगी, 11 होगी. तो हमें बेसिकली चेक करना है 3 ईयर ऑपरेटिंग साइकिल पे जाएं या 4. ऑब्वियसली उसी पे जाएंगे जो चीपर होगा, जिसकी एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट कम होगी उसी पे जाएंगे. तो हम पार्ट ए का 2 बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं. यहां ले लेते हैं पहले 3 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल. बड़ा टाइम ले लेंगे, टाइम आ जाएगा 0, 1, 2 और 3. कैश फ्लोस ले लेते हैं जो पहले भी हम ले चुके थे. कैश फ्लोस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बेटा यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1,60,000 की. एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जी हर साल वो आ रही थी 8,000. अगर 3 साल तक रखेंगे तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 8,000 होगी. इसमें बेनिफिट ये कि आपकी रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा है. रेजिडुअल वैल्यू आपकी 40,000 है. अच्छा जी, आ गया. नेट कैश फ्लोस की अगर हम बात करें, सब कुछ वही आ रहा है सर. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी पता चल जाएगा बेटा. डिफरेंस आपको पता चल जाएगा. अब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वो कह रहा है यूजिंग अ डिस्काउंटेड 10% कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. अब आपने जो डिस्काउंटेड इस्तेमाल करना है वो 10% करना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेसिकली ऐसे रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे रिप्लेसमेंट में हम कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको यूज करते हैं. तो एग्जामिनर ने ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें तो कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया, तो उसने रिक्वायरमेंट में डिस्काउंट फैक्टर बता दिया विच इज 10%. तो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू वर्क ऑन 10%. अच्छा, ये डिस्काउंट फैक्टर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इन्होंने दे रखा है वो 10%. 10% हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया. अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट भी ले लेते हैं. एनपीवी अगर निकाल लें, अगर मैं एनपीवी को एनपीवी के फंक्शन से कैलकुलेट करूं, आपने एनपीवी लिखा, डिस्काउंट फैक्टर लें कॉमा, बेसिकली हमने इनकी डिस्काउंटिंग करनी है. इसकी तो डिस्काउंटिंग करनी नहीं है, ऑलरेडी टी 0 पे. परसेंटेज बेसिकली ये ऊपर परसेंटेज गिवन है के चक्कर में आ रही है. तो ये बेसिकली आपके पास जो नेगेटिव आ रहा है वो 1,49,842 आ रहा है. ये तो बेसिकली हमारे पास एनपीवी आ रही है. एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा. एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट, एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट के लिए हम करेंगे क्या, इसे बेसिकली डिवाइड कर देंगे एन्युटी फैक्टर से. 3 साल का एन्युटी फैक्टर कैसे आएगा, ये भी बड़ा काम का पॉइंट है. हम एन्युटी फैक्टर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. एग्जाम में बेसिकली एन्युटी फैक्टर गिवन भी होंगे, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. चलें कैलकुलेट कर लेते हैं. एन्युटी, एन्युटी फैक्टर फॉर 3 ईयर, ये ले लेते हैं जी. एन्युटी फैक्टर फॉर 3 इयर्स. प्लीज देखिएगा फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं एन्युटी फैक्टर का तो मैंने
ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1.1 ब्रैकेट क्लोज, इसकी मैंने पावर ले ली -3, अगेन ब्रैकेट डिवाइड कर दिया 0.1 से, 3 साल का एन्युटी फैक्टर आ गया। अब आ जाएगी एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट। ये एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट में आपने सिंपली एनपीवी को डिवाइड कर दिया किससे, एन्युटी फैक्टर से, और डेफिनेटली हम उसी पे जाएंगे जहां एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट कम होगी। तो बेटा अगर हम 3 इयर्स पे जाते हैं तो हमारी एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट 60,253 पॉइंट समथिंग है जी। ओके, अगर हम 4 ईयर पे जाते हैं, 4 ईयर रिप्लेसमेंट, अगर हम 4 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल पे चलते हैं, टाइम 0, 1, 2, 3 एंड 4, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी 1,60,000 है नो डाउट, लेकिन 4 साल के चक्कर में हमारी जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी अब वो हर साल 11,000 है, नहीं मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल 12,000 है, मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल 12,000 है, लेकिन इससे होगा ये कि आपकी स्क्रैप वैल्यू फिर 40 नहीं होगी बल्कि 4th ईयर में आपकी स्क्रैप वैल्यू 11 होगी। अब बेटा जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है वो बेसिकली 11,000 है, या आपकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई। अच्छा, ये नेट कैश फ्लोज भी निकाल लेते हैं, नेट कैश फ्लोज इसे ले लेते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली 10% है, इसकी अगर मैं एनपीवी निकाल लूं, आपने एनपीवी का फंक्शन यूज करना है। आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे, कॉमा फिर आप वो सारे कैश फ्लोस ले लें, आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिनकी डिस्काउंटिंग होनी है। इन सब की ऑफ कोर्स डिस्काउंटिंग होनी है। T0 की डिस्काउंटिंग इसलिए नहीं होनी, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। ये परसेंटेज ऊपर बेसिकली परसेंटेज की साइन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जस्ट अ मिनट, करेंसी कर लेते हैं भाई, अब सही है। 4 साल का 10% पे जो एन्युटी फैक्टर होता है 3.17 होता है, लेकिन चले हम एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट भी कर लेते हैं 3 इयर्स के बजाय। अब हम एन्युटी फैक्टर निकाल रहे हैं 4 इयर्स का। तो डियर स्टूडेंट, आप एक दफा फिर देख लें फॉर्मूला कि मैं 4 साल का एन्युटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने ब्रैकेट लिया 1 माइनस ब्रैकेट 1.1 ब्रैकेट क्लोज पावर -4 ब्रैकेट डिवाइड बाय 0.1, ये 3.169 मीन्स 17 ही आ रहा है। अब हम एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसे लेंगे, इसे सिंपली आप इससे डिवाइड कर देंगे। आपकी ये जो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आ रही है 60,105 आ रही है, और 3 इयर्स में आपकी एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आ रही थी 60,253। सो ऑब्वियसली हम एवरी 4 इयर्स पे जाएंगे। वाई एवरी 4 इयर्स? बिकॉज एवरी 4 इयर्स के ऊपर आपकी जो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट है वो लोअर है। तो सिंस दे हैव आस्क्ड रिकमेंडेशन, उससे बताएंगे जी 4 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल should be opted because it has lower annual equivalent cost। अच्छा जी, इसके अलावा देखिए एग्जामिनर ने आपसे एक और चीज मांगी है पॉइंट नंबर बी में। वो कह रहा है क्रिटिकली डिस्कस 4 रीजन व्हाई एनपीवी रिगार्डेड एज सुपीरियर देन आईआरआर।
वो कह रहे हैं एनपीवी बेहतर क्यों है। अब देखें 4 रीजंस आपने बतानी है, तो बता देते हैं जी। इसको हम ले जाते हैं किसके ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर, क्या ख्याल है, मुनासिब हो जाएगा थोड़ा। एमएस वर्ड पे ले जाते हैं इस पार्ट बी को। इसको ले गए हम एमएस वर्ड पे और हम पार्ट बी का आंसर देना चाह रहे हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहला पॉइंट वाई एनपी, वैसे तो देखें दोनों में कैश फ्लो इस्तेमाल होते हैं, दोनों में डिस्काउंटिंग होती है, तो फिर क्यों एनपीवी बेहतर है आईआरआर से। उसकी पहली रीजन है आईआरआर की री इन्वेस्टमेंट अदम्पशन। अब जिन बच्चों ने ऑफ कोर्स रेगुलरली हमसे रेगुलर कोर्स लिया है, पढ़ा है, तो आप चेक कर लें आईआरआर की री इन्वेस्टमेंट अदम्पशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई थी वो सास और बहू का रिलेशनशिप। सवाल ये पैदा होता है कि सर सास और बहू के रिलेशनशिप का री इन्वेस्टमेंट अदम्पशन से क्या लिंक है। बिल्कुल लिंक है, बहुत गहरा लिंक है, उसी के थ्रू समझ में आता है री इन्वेस्टमेंट अदम्पशन। ठीक है जी, खैर फिलहाल इसको देख लेते हैं। डेफिनेटली जो बच्चे हमारे रेगुलर इनरोल्ड है हमारे पास, उनको इस स्टोरी का बहुत अच्छे से पता है। देखिए आईआरआर ये अज्यूम करता है कि जो पैसा हर साल जो नेट कैश फ्लोस आ रहे हैं वो सेम प्रोजेक्ट में आईआरआर पर ही री इन्वेस्ट होता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं यार आपसे बेहतर तो एनपीवी की री इन्वेस्टमेंट अदम्पशन है। एनपीवी भी अज्यूम करता है कि पैसा री इन्वेस्ट होता है, लेकिन एनपीवी वाले कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट होता है, जो कि मिनिमम रेट होता है। आईआरआर प्रोजेक्ट का मिनिमम रेट नहीं होता। तो हम कहते हैं एनपीवी की री इन्वेस्टमेंट अदम्पशन इटसेल्फ तो अच्छी नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू आईआरआर अच्छी है। तो आईआरआर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो बेसिकली इसकी री इन्वेस्टमेंट अदम्पशन का आ रहा है। तो हम कहेंगे यार री इन्वेस्टमेंट assumption of NPV is far better than IRR's reinvestment assumption, because IRR assumes that cash flows are reinvested in the same project at IRR. Practically, which is not true. बट ये तो ट्रू ही नहीं है। अच्छा नॉट ट्रू मिला के लिखना है, क्या करना है। एक और इशू क्या आता है, एक और आईआरआर के अंदर प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं या रूल ऑफ और अप्लाई होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में हम कहते हैं आप उस प्रोजेक्ट को ऑप्ट करें जिसकी एनपीवी ज्यादा है। वहां तो आईआरआर अब को यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे काफी चांसेस है कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर भी स्टोरी मौजूद है हमारे रेगुलर कोर्स के अंदर। तो सिंपली हम बताएंगे कि जी इन केस ऑफ म्यूचुअली exclusive in case of mutually exclusive projects IRR cannot be used. Company should opt the project which has higher NPV. सर आईआरआर में प्रॉब्लम आ सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर बेसिकली रूल ऑफ और है, तो जहां रूल ऑफ और है अगर मैं एक को लूंगा दूसरे को नहीं ले सकता, तो लॉजिकली मुझे उस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए जिसकी एनपीवी ज्यादा हो, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहां एनपीवी ज्यादा वहां आईआरआर ज्यादा है। ऐसा हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो जब जरूरी नहीं है तो ऑफ कोर्स हमें
एनपीवी पे डिसाइड करना चाहिए, आईआरआर पे नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम उस पे चले जाते हैं जिसकी एनपीवी ज्यादा हो। फिर एक और रीजन वाई एनपीवी इज बेटर देन आईआरआर, थर्ड रीजन, 4 रीजंस देनी है ना हमने, ये तो दूसरी रीजन। एक और रीजन, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज की बात करते हैं तो नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो मींस आउटफ्लो देन सीरीज देन इनफ्लोज फिर आउटफ्लो फिर इनफ्लो। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के अंदर सेम प्रोजेक्ट के मल्टीपल आईआरआर्स आते हैं, एनपीवी में ऐसा नहीं होता। एनपीवी नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के साथ बहुत आराम से डील कर लेता है। अब ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को भी हमने अपने रेगुलर में बेसिकली दो तरह से समझाया है, एक कन्वेंशनल वे ऑफ स्टडी और एक नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ स्टडी है। कोई भी स्टूडेंट अगर नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ स्टडी से पढ़ता है तो अपनी लाइफ के 6 से 7 साल ऑफ स्टडी सेव कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉन कन्वेंशनल तरीके हमें आते हैं, लेकिन उसमें डिसिप्लिन चाहिए जी बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट की तरफ से भी फिर उसकी फैमिली की तरफ से भी। थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करके उस बच्चे के उस बच्ची के 6 से 7 साल सेव किए जा सकते हैं ज़िंदगी के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं सर मेरे लिहाज से। अच्छा ये हम बात कर लेते हैं, हम उसको बताते हैं जी, इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल, in case of non-conventional cash flows, there will be multiple IRRs for the same project. On the other hand, NPV does not have such a problem. एनपीवी की अगर बात करते हैं तो एनपीवी में ऐसा कोई प्रॉब्लम, एनपीवी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। अच्छा ये फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली आईआरआर एक रिलेटिव मेजर है जिसका आंसर परसेंटेजेस में आता है। परसेंटेजेस मिसलीड कर सकती है, एनपीवी एक एब्सोल्यूट मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर मिसलीड नहीं करता। आईआरआर इज ए relative measure which can mislead. NPV is an absolute measure which does not mislead. से एनपीवी आपको मिसलीड नहीं करता। मजीद भी लिखा जा सकता है, आप उसे बता सकते हैं कि यार एनपीवी बेसिकली एब्सोल्यूट वे के अंदर, एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर आपको बताता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितने से बढ़ेगी। आईआरआर ये चीज नहीं बताता। प्लस आप उसे बता सकते हैं एक ऐसा सिनेरियो जिसमें हर साल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा हो, वहां पे ऑफ कोर्स आईआरआर कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। एनपीवी कैन इजीली डील इवन हर साल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट ही क्यों ना हो। अब देखिए आपने बेसिकली अगर एक एक पॉइंट को आपने बेटा 2 से 3 लाइनों में बता दिया, दैट इज मोर देन इनफ। आपको बहुत ज्यादा लफाजी नहीं करनी, क्योंकि आपने एग्जाम में बैठ के लिखना है, आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखना है, आपने घर में बैठ के नहीं लिखना। तो इस सवाल को अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट अवेलेबल शॉर्टकट्स हैं उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। इसके लिए बेस्ट ये है कि जो आपका सीबी का एसीसी का सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाएं, वहां आप जाके चेक कर सकते हैं, ये सारे शॉर्टकट आपको अवेलेबल होंगे डेफिनेटली। और दैट्स इट जी। बाकी जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया जी, करवाएं सब्सक्राइब। कब करेंगे यार, किस चीज़ का इंतजार है आपको। बाकी अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह F9 की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह में वर्ल्ड पोजीशन हम ले चुके हैं, अल्लाह का करम है। हमारे इंस्टीट्यूट से वर्ल्ड पोजीशन आ चुकी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्ल्ड पोजीशन आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में F9 में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस आ चुकी हैं।
हमारे पास P4 में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवन अगर मैं F5 की बात करूं, F6, F7 जितने भी पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूं, आई डू टीच F5, F6, F7, इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। SBR के अंदर पोजीशन होल्डर प्रोड्यूस कर चुके हैं, ATX के अंदर कर चुके हैं। P4 में आपको डेफिनेटली हमारे पास वर्ल्ड पोजीशन के अलावा पाकिस्तान वाइड अच्छी खासी पोजीशंस मिलेंगी। ये बताने का ऑब्जेक्टिव सीधा सा है कि बेसिकली ज्वाइनिंग अस मींस यू विल बी इन सेफ हैंड्स। आपके क्वेरीज का प्रॉपर्ली रिप्लाई किया जाता है और प्लस आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, टेस्ट आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ऑफ कोर्स जो बच्चा सीरियस होता है वही टेस्ट देता है, जो सीरियस नहीं होता वो टेस्ट नहीं देता है, स्टूडेंट की मर्जी है। F9 की बात करें, F5, F6, F7, SBR, ATX सब AFM सब में मेरी अपनी कंपाइल बुक्स हैं जिसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है। सो सिंपली जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।